नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, गोदी मीडिया से आपके अंदर ढेर सारी नाराज़गी है, आप उसमें तरह तरह की बुराइयां देखते हैं, लेकिन उससे मुक्ति का रास्ता यही है कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दें, उसकी ताकत बने। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की नहीं मानी, कल हाई कोर्ट दे सकता है फैसला। संजीवनी घोटाले में केंद्रीय मंत्री शेखावत की भूमिका की जांच होगी। विकास एनकाउंटर में जिसने किया पुलिस का बचाव, वही करेंगे जांच। कलेक्टर एसपी से गुहार के बाद भी दबंगों ने की पत्रकार की हत्या। झारखंड में मास्क न पहनने पर 2 साल की जेल, 1 लाख रुपए जुर्माना। खास खबरों पर नजर डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि पहले एचसी का फैसला आ जाए, हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, इसके बाद सोमवार को फिर इस मामले की सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर कोई नेता अपनी पार्टी में रहकर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता तो लोकतंत्र का क्या होगा। कोर्ट ने कहा विरोध की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने पूछा कि अगर कोई पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं होता तो ये माना जाए कि उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि वे ये चीज़ स्पीकर तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से पूछा कि पार्टी के भीतर लोकतंत्र पर आपकी क्या राय है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ये विधायकों पर है, इसका जवाब उन्हें देने दीजिए, उन्हें कहने दीजिए कि वो छुट्टियों पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या पार्टी की मीटिंग में शामिल न होने और व्हिप जारी किया जा सकता है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि श्री जोशी ने व्हिप जारी नहीं किया था, वो केवल एक नोटिस था। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि मान लीजिए किसी नेता का किसी पर भरोसा नहीं, तो क्या आवाज़ उठाने पर उसे अयोग्य करार दिया जाएगा। पार्टी में रहते हुए वे अयोग्य नहीं हो सकते, फिर कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकेगा। लोकतंत्र में असंतोष की आवाज़ इस तरह बंद नहीं की जा सकती। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या लोकतंत्र में असहमति को बंद किया जा सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये जनता द्वारा चुने गए लोग हैं। जस्टिस BR गवई ने कहा कि स्पीकर कोर्ट क्यों न आए, वो न्यूट्रल होते हैं, वो कोई प्रभावित पक्ष नहीं है। अब देखिए, इस पूरी सुनवाई को बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। एक एक शब्द और एक एक वाक्य पर अगर आपने नज़र ठीक से नहीं डाली तो आप इसके अर्थ को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। पहली बात तो ये कि याचिका सिर्फ इसलिए गई थी कि स्पीकर के अधिकार क्या हैं और स्पीकर के अधिकार पर कोई कोर्ट दखल दे सकता है कि नहीं, अगर दे सकता है तो कब दखल दे सकता है। तो जो पहले के जो परंपराएं हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके हिसाब से जो विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार हैं उसमें कोई भी कोर्ट दखलंदाजी तब तक नहीं कर सकता जब तक कि विधानसभा अध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं कर देता है। यानी अगर उन्होंने सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों की सदस्यता पर रोक लगा दी होती, अयोग्य घोषित कर दिया होता, तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता था। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें सुनवाई की बात नहीं बनती और स्पीकर की याचिका यही पूछने गई थी। लेकिन आप पूरे अरुण मिश्रा ने जो कुछ पूछा है उसमें मजमून पे जाइए तो आपको लगेगा कि सुनवाई तो किसी और मुद्दे पर हो रही थी, किसी और बात पर हो रही थी और कपिल सिब्बल ने बहुत सटीक जवाब दिए उसके, क्योंकि वो स्पीकर की तरफ से खड़े थे। स्पीकर कोई पार्टी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के नहीं है, उनके कांग्रेस पार्टी के अंदर के विवादों से कुछ लेना देना नहीं है। वो उनके पास एक कंप्लेन आई है जिसके आधार पर उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। ऐसे में अरुण मिश्रा का किसी पार्टी के अंदर लोकतंत्र या उनको उसकी आवाज़ दबाने या नेता के खिलाफ बोलने, इस तरह के सवालों का कोई औचित्य यहाँ नहीं था। ये
अगर सही बातों अगर कोर्ट की अवमानना ना होती हो तो कहा जा सकता है ये बीजेपी की भाषा है, ये भारतीय जनता पार्टी के तर्क हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट में स्पीकर के खिलाफ इस तरह की बातें करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन ये हुई और यही सवाल खड़े करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की नीयत पर, उनके ऊपर राजनीतिक और दूसरे दबावों की। यही बात है कि उसकी क्रेडिबिलिटी इसीलिए संदिग्ध हो जाती है कि वो निष्पक्ष होकर सुनवाई कर रहा है कि नहीं, फैसले दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इस मामले में अब जैसे एक और BR गवई जो जस्टिस थे, उन्होंने कहा स्पीकर कोर्ट क्यों आए। अब स्पीकर कोर्ट क्यों आए, ये उनकी याचिका में सब कुछ लिखा हुआ है। वो अपने अधिकारों की इसके बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो वो स्पष्टीकरण तो आपने दिया नहीं, आपने उस फैसले को फिर 3-4 दिन के लिए टाल दिया, यानी पायलट एंड कंपनी को और मौका दे दिया, बीजेपी को और केंद्र सरकार को और मौका दे दिया कि आप कांग्रेस के विधायकों को इस बीच में और तोड़ सकें। अगर ये अनजाने में हुआ तो भी मैं गलत हैं, क्योंकि हो सकता है कोर्ट की ये मंशा ना रही हो, लेकिन जो कुछ हुआ है और जो कुछ जिस तरह से तारीख आगे बढ़ाई गई, उससे किसको फ़ायदा हो रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। और इसी से समझ में आ जाएगा कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्या कहीं किसी तरफ झुका हुआ है। ये अगर कांग्रेस पार्टी में नेता के खिलाफ बगावत हो सकती है, उसके खिलाफ कुछ भी बोला जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो भी कार्रवाई है उसकी भी आलोचना और उसकी मीमांसा हो सकती है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल जवाब के रूप में अदालत में किया, वो ऐसा नहीं लगता कि वो एक ऐसी याचिका पर निष्पक्ष ढंग से सुनवाई कर रहा था जिसमें बहुत सीमित चीज़ें पूछी गई थी और उस पर कोर्ट अपनी राय नहीं दे पाया। उसने ये कह दिया कि इस पर डिटेल में बात करने की ज़रूरत है। डिटेल में बात होती रहती, लेकिन अभी तो आप जो कुछ भी नज़ीरें हैं अदालत की, उनके आधार पर कुछ ना कुछ अपना निर्णय दे सकते थे। और हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि नहीं, कम से कम ये तो बतला ही सकते थे। स्पीकर के अधिकारों के बारे में बहुत कुछ पहले हो चुका है, इतने सारे मामले आ चुके हैं, इतने सारे इस तरह के उदाहरण हैं कि एक तरह से ये बात स्पष्ट है कि स्पीकर को पूरा अधिकार है अपने विधानसभा से संबंधित मामलों में, उसमें कोर्ट कहीं कोई दखल दे ही नहीं सकता। और जब केवल तभी दे सकता है जब विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ किया हो और उसके खिलाफ कोई कोर्ट में जाए। अभी विधानसभा अध्यक्ष ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो कुल मिलाकर ये जो पूरी न्याय व्यवस्था है उस पर एक और सवालिया निशान लगाता है। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहे शह मात के खेल में एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। जयपुर की एक अदालत ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को आदेश दिया है कि वो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घपले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भूमिका की जाँच करे। एसओजी 884 करोड़ रुपए के इस कथित घोटाले की जांच पिछले 1 साल से कर रहा है। याचिकाकर्ता ने शिकायत की है कि इस सहकारी संस्था से शेखावत, उनकी पत्नी और दूसरे लोगों की कंपनियों को पैसे दिए गए हैं। इस सहकारी संस्था की स्थापना 2008 में की गई थी। ये जमा पैसे पर ऊंची दर पर ब्याज देता था, पर अब आरोप लग रहा है कि लोगों ने नकली कर्जों के माध्यम से इस संस्था से करोड़ों रुपए निकाल लिए हैं। जयपुर की अदालत का ये आदेश ऐसे समय आया है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि शेखावत और बीजेपी के दूसरे नेता राजस्थान सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसके लिए विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। बता दें, विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप की जांच भी यही एसओजी कर रहा है। एसओजी ने धारा 160 के तहत शेखावत को नोटिस भेज दिया है। वो इस टेप की जांच कर रहा है जिसमें कथित रूप से 2 लोगों के बीच बात हो रही है कि किस तरह राजस्थान सरकार को गिरा दिया जाए, और उसमें एक शख्स खुद शेखावत हैं। तो ये शह और मात का खेल चल रहा है। केंद्र सरकार सीबीआई, इनकम टैक्स या ईडी इन सब का इस्तेमाल कर रही है राजस्थान सरकार को हिलाने डुलाने के लिए और विधायकों की तोड़फोड़ के लिए, सचिन पायलट की मदद करने के लिए। आपको याद होगा कि पहले दिन इनकम टैक्स ने छापे मारे थे और अभी 1 दिन पहले अशोक गहलोत के भाई के बिजनेस और उनके घर पर छापे मारे गए थे। तो केंद्र सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, तो राज्य सरकार ने अब अपनी एक एजेंसी का इस्तेमाल
जो केंद्रीय मंत्री हैं शेखावत, उनके खिलाफ शुरू कर दिया है। ये मामला हालांकि पिछले साल से चल रहा है, लेकिन ये कोर्ट से फैसला निर्देश आया है, ये भी माना जा सकता है। लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि आप इसे इस तरह से ले सकते हैं कि ये दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य की सरकारें, अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने अपने हित में करने की कोशिश कर रहे हैं। शेखावत पहले से ही कटघरे में हैं, क्योंकि उनके ऑडियो टेप्स वायरल हो चुके हैं जिसमें वो खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है कि शेखावत को बचाने के लिए जो केंद्र सरकार है वो अपनी एजेंसियों से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, और अब राज्य सरकार ने शेखावत को और लपेटने के लिए ये एक पुरानी जांच, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2008 का है, लेकिन साल भर पहले से इसकी जांच चल रही है, और इस पर अब जांच को तेज करने की आयोजन कर लिया है। तो अब इस तरह से आप देखें कि ये एक पूरा जो माहौल है वो कितना गंदला होता जा रहा है। दोनों पक्षों की तरफ से जो जांचें हो रही हैं, जांच होनी चाहिए, अगर आरोप हैं तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक खेल में एजेंसियों का इस्तेमाल, जांच का इस्तेमाल होगा, तो जाहिर है कि जो एजेंसियां हैं वो राजनीति का औजार बन जाएंगी, और बन रही हैं और बन गई हैं। ख़ासतौर से केंद्र सरकार जिस तरह से राज्य सरकारों को गिराने के लिए बार बार अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करता रहा है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी उसने ये सब शुरू कर दिया है। तो ये एक कहना चाहिए कि राजनीति में जो पतन आ रहा है पिछले 6 साल से, और केंद्र सरकार के रवैयों की वजह से ख़ास तौर पर, हालांकि सरकार गिराने का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, कुछ ज़्यादा ही दूसरे नए हथकंडे इसमें इस्तेमाल होने लगे हैं। तो अब ये जांच आगे बढ़ेगी और शेखावत को इस जांच के लिए बुलाया जाएगा, पूछताछ होगी। तो अब केंद्रीय मंत्री को अपने पद पर बने रहने में और भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि दबाव दो तरफा है। एक तो खरीद फरोख्त का आरोप है धारा 160 के तहत, और दूसरा ये नया मामला, पुराना मामला है जिसकी जांच शुरू हो गई है, तो इसमें भी पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। अगली खबर लेने के पहले आपसे निवेदन कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव, राय, ये सब अपने कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। ये सब हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कानपुर के कुख्यात बदमाश विकास दुबे की हत्या के मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिन 2 लोगों के नामों को मंजूरी दी है, उनमें से एक पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। ये नाम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुझाए गए थे। इनमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज BS चौहान और उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP KL गुप्ता का नाम शामिल है। गुप्ता अप्रैल 1998 से दिसंबर 1999 तक उत्तर प्रदेश के DGP रहे थे। गुप्ता के नाम का सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्वीकृत किए जाने के बाद मीडिया और आम लोगों को गुप्ता के वो तमाम बयान याद आ गए हैं जो उन्होंने हाल में इंडिया टुडे के साथ एक TV शो के दौरान दिए थे। इसमें गुप्ता ने कहा था कि विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर पुलिस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। आप नोट करते जाइए, पुलिस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। KL गुप्ता ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में एक सवाल के जवाब में कहा था, टोल बैरियर पर पुलिस की गाड़ी तो निकल जाती है, बाकी की चेकिंग की जाती है, उसमें 5-10 मिनट रुक गए तो उसी में प्रेस वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। दुबे के एनकाउंटर से ठीक पहले मीडिया कर्मियों की गाड़ी को रोके जाने को लेकर तमाम सवाल उठे थे। गुप्ता ने कहा था, हर चीज़ को आप नेगेटिविटी में मत देखिए। वो बेचारे 8 लोग मारे गए थे, उन लोगों के लिए आपने कुछ किया न क्या? उनके घर में देखा कि वो लोग भूख से मर रहे हैं? विकास के पास कार्बाइन कहाँ से आई? उसने घर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रखी थी। उन्होंने कहा था कि आप हर चीज़ पर डाउट कर रहे हैं, उसकी गाड़ी क्यों बदल गई? अरे सरप्राइज एलिमेंट के लिए गाड़ी बदल जाती है, SUV टर्न होती है। आप रोज़ देखिए नेशनल हाईवे पर गाड़ी पलट जाती हैं, लोग मरते हैं। पूर्व DGP गुप्ता ने विकास के सीने में गोली लगने का भी बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि विकास दुबे भागेगा ही, उसे लगा कि मारा न जाऊं। वो गाड़ी के पलटने के बाद भागने का प्रयास कर रहा था, वो ट्रेंड था, इतने आदमियों को मार चुका है। अगर गोली सामने से चलाएगा तो ऐसे में पुलिस मारेगी तो सामने सीने पर ही गोली लगेगी ना। 4 पुलिस वाले उसने घायल कर दिए, सामने से ही गोली चलाएगा ना। दुबे के एनकाउंटर के बाद ये सवाल उठा था कि अगर वो भाग रहा था तो गोली उसके सीने में कैसे लगी। अब ये मानिए कि आप इन KL गुप्ता महोदय से आप किसी निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर सकते हैं? ये आदमी, ये शख्स जो
टीवी चैनल पर खुलकर उस फेक एनकाउंटर की वकालत कर रहा है, जिसके बारे में अब सारी दुनिया मान चुकी है कि उसको मारा गया है, वो भागा नहीं था, ये सारा सुनियोजित था, पूरा स्क्रिप्टेड था, पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी, उसका मारे जाने की घोषणा या संभावना उसके 1-2 दिन पहले से ही तमाम लोग व्यक्त कर रहे थे। इसके बावजूद अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर आंखें बंद कर ली हैं तो ये भी एक क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट पर। पहली वाली खबर में भी क्वेश्चन थे, अब इस वाली खबर में भी एक सवाल उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसे लोगों से जांच करवाएगा जिसके बारे में ये पहले से ही तय है कि उसका नतीजा क्या होगा। इस जांच से कुछ निकलेगा नहीं, ये अब कहना चाहिए कि ये मटियाने का काम है, मिट्टी डालने का काम है, कवर अप, ऑपरेशन कवर अप इसको नाम दे सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी इस तरह की जांच होगी तो आप किस जांच से एक निष्पक्ष नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कोर्ट के संज्ञान में ये बात आनी चाहिए, कोर्ट को इसका खुद कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इस तरह के व्यक्ति को जांच में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। एक कोई निष्पक्ष व्यक्ति ही अच्छी जांच कर सकता है, ऐसे व्यक्ति की दरकार है। अगर केएल गुप्ता इस जांच टीम में बने रहते हैं तो आप मान लीजिए कि जांच नहीं हो रही है, ऑपरेशन कवर अप चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरफ से आंखें बंद कर ली हैं। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले के डीएम और एसपी तथा मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले के एसपी से जान बचाने की एक पत्रकार की गुहार काम नहीं आई। बुधवार देर शाम दबंगों ने पत्रकार को बेहद निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया। निवाड़ी पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया है। घटना बुधवार शाम निवाड़ी जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर करगवा और पुतरी खेड़ा गांव के बीच घटित हुई। सुनील तिवारी नामक पत्रकार निवाड़ी से पुतरी खेड़ा लौट रहा था। गांव पहुंचने के ठीक पहले घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उस पर हमला बोल दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घात लगाए बैठे आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों ने सुनील पर डंडे, लाठियों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। सुनील को संभलने का मौका नहीं मिला। ग्रामीणों के अनुसार हमला बोलने वालों ने फायर भी किए थे। बता दें, सुनील तिवारी ने करीब 2 महीने पहले सोशल मीडिया पर स्वयं का एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें वो झांसी के कलेक्टर, एसपी और निवाड़ी एसपी से स्वयं की जान बचाने की गुहार करते नजर आ रहे थे। सुनील का कहना था कि उसी के गांव के रहने वाले अवधेश तिवारी उर्फ पप्पू, नरेंद्र तिवारी उर्फ बबलू और अनिल तिवारी उर्फ राजू तथा इनके समर्थक उसके एवं उसके परिवार की जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। सभी क्रिमिनल हैं। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इनकी खासी पैठ है। नरेंद्र तिवारी ब्राह्मण सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सुनील ने अपने वायरल वीडियो में दावा किया था, इन लोगों की काली करतूतें उजागर करने के कारण ये लोग उसके साथ तथा परिवार के पीछे पड़े हैं। झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, जान से मारने की धमकियां बार बार दे रहे हैं। वायरल वीडियो में सुनील स्वयं की जान बचाने की गुहार भी कई बार झांसी और निवाड़ी के अफसरों से करता है। निवाड़ी ज़िले के स्थानीय पत्रकार ब्रजेश तिवारी का कहना है कि सुनील की हमलावरों से पुरानी अदावत थी, जिसे लेकर वे चिंतित रहा करते थे। पुलिस को कई बार शिकायतें भी की गई। जमीन को लेकर भी हमलावरों से सुनील की झंझट चल रही थी। पुलिस वक्त रहते चेत जाती तो सुनील की जान नहीं जाती। निवाड़ी पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ सुनील की हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। तो अभी आपने 2 दिन पहले गाज़ियाबाद में एक पत्रकार की हत्या की खबर सुनी। दिन दहाड़े हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपनी भांजी की रिपोर्ट लिखाई थी और सब पुलिस को ये इसका पहले से ही इत्तला थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया है। और ये मध्य प्रदेश में, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी 2 महीने से लगातार सुनील तिवारी, जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है, उसको इन्फॉर्म कर रहा था। बाकायदा उसने वीडियो वायरल करके बता दिया था कि मेरे खिलाफ ये मेरे ऊपर ये हमला हो सकता है, मेरे परिवार परिजनों पर हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई भी कदम उसकी सुरक्षा के लिए नहीं उठाया गया और ये जो अपराधी हैं उन्होंने उनकी हत्या कर दी। तो ये एक बहुत दुखद स्थिति है कि जब पत्रकार, जो कि इतना सजग होता है और जिसके कुछ संबंध और पहुंच होती है, वो अपने तय ये सारे प्रयास कर चुका होता है, उसके बावजूद उनकी हत्या हो जाती है। चाहे वो गाज़ियाबाद हो, चाहे निवाड़ी का मामला हो, हर जगह अगर इसी तरह का माहौल है तो फिर
कौन सुरक्षित है? आम नागरिक तो सुरक्षित है ही नहीं। जाहिर है, अभी मध्य प्रदेश के इस गुना ज़िले में ही आपने देखा था कि कैसे दलितों के पर अत्याचार किया गया था पुलिस के द्वारा। उनकी खड़ी फसल नष्ट कर दी गई थी और उन्होंने जहर पी लिया था। तो ये एक के बाद एक मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस और वहाँ की सरकार कितनी संवेदनहीन है इन लोगों के प्रति, जो कि अपने इलाके के जाने माने लोग हैं। जब इन लोगों के प्रति उसकी सजगता और संवेदनशीलता का ये आलम है, तो आप सोचिए कि आम नागरिक की सुरक्षा के लिए वो कितनी सजग होंगी, कितनी चौकस होंगी और क्या उपाय कर रही होंगी। और आइए अब आज की अंतिम बड़ी खबर लेते हैं। झारखंड में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उल्लंघन अब अपराध होगा। मास्क नहीं पहनने पर लोगों को अधिकतम 2 साल की कैद या 1 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है, या दोनों दंड भी साथ साथ दिए जा सकते हैं। नया नियम कैबिनेट के झारखंड संक्रामक महामारी विधेयक पारित होने के बाद लागू हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने बुधवार शाम को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, सरकार को कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र हमारी कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है। मेरी अपील है कि लोग बगैर मास्क के घर से बाहर न निकलें, वरना कानून अपना काम करेगा। ये व्यवस्था हर आम और खास पर लागू होगी। झारखंड में 6000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 60 से अधिक लोगों की मौतें भी हुई हैं। लोगों की राय है कि इतना भारी जुर्माने के कारण लोगों से फर्जी वसूली भी की जा सकती है, और अगर किसी कारणवश किसी गरीब को ये जुर्माना देना पड़ गया तो उसकी मौत तो बिना कोरोना के ही हो जाएगी। तो जाहिर है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना और हल्के फुल्के दंड देकर उनको सावधान करना एक बात है, लेकिन इस तरह के 2 साल की कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना, ये आम लोगों को, झारखंड का बहुत बड़ा इलाका बहुत गरीबी से जूझ रहा है, वो बहुत संपन्न इलाका नहीं है। ऐसे में हेमंत सोरेन का ये जो कदम है निश्चित रूप से आलोचना के केंद्र में आएगा। इस पर आलोचना होगी, क्योंकि ये न केवल भारी पड़ेगा आम लोगों पर, बल्कि ये पुलिस तंत्र को भी एक ऐसा औजार दे देगी, एक ऐसा मौका दे देगी कि वो धन वसूली कर सके। जिसको चाहे पकड़ेगी और फिर उससे धन वसूलेगी, उनको झूठे मामलों में फंसाया जाएगा। तो ये इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, और निश्चित रूप से इसका विरोध तो होगा ही, झारखंड में भी होगा, और सरकार को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, हटना चाहिए। ये इस तरह का जो फैसला है, ये कठोरता दिखाना एक अलग बात है। सरकार को ऐसे समय में कठोर होना, सख्त होना, ये अच्छी बात है, लेकिन इतनी सख्ती कि आम लोगों पर के लिए वो भारी पड़ जाए, उनके जीवन पर बनाए, उससे उनकी रोजी रोटी छीनने की नौबत आ जाए, तो उनकी बचत छीनने की नौबत आ जाए, तो ये निश्चित रूप से ये अत्याचार और दमन की श्रेणी में चला जाएगा। ये कोई उपाय नहीं माना जाएगा। और अब बुलेटिन ख़त्म करने के पहले आइए कोरोना से संबंधित कुछ खबरें देख लेते हैं। चीनी सरकारी मीडिया का कहना है कि कोरोना वैक्सीन इस साल के आखिर तक तैयार हो सकती है। चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप सिनोफार्म के चेयरमैन लिऊ जिंगझेन ने कहा है कि वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल जारी हैं और उम्मीद है कि अगले 3 महीनों में ये ट्रायल पूरे कर लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 जुलाई की रात 8 बजे से 10 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि लोगों के पास 2 दिन हैं, वो 10 दिन का ज़रूरी सामान इकट्ठा कर लें। सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि त्योहारों पर लॉकडाउन करने के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। उधर शहर काजी ने कहा है कि वो भी आज इस पर बैठक करेंगे। 1 अगस्त को ईद है और कई लोगों का मानना है कि यह कदम लोगों को ईद मनाने से रोकने के लिए लिया गया है। तो ये बहुत संभव है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और वो इन चीज़ों को टारगेट करती है जो अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ी होती है। उनको परेशान करना, उनके धार्मिक रीति रिवाजों में दखल देना, उनको अपने ढंग से त्यौहार वगैरह न मनाने देना, इसमें उनकी पूरी रुचि होती है। लेकिन ये कोरोना का मामला है और इसका उस तरह से विरोध नहीं करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। बकरीद के मौके पर भीड़ भाड़ हो, मस्जिदों में लोग सामूहिक नमाज पढ़ें, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इससे और ज़्यादा कोरोना फैलेगा। वैसे भी भोपाल और इंदौर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित शहर हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, ये पूर्वाग्रह से, दुराग्रह से प्रेरित राज्य सरकार का फैसला हो सकता है, लेकिन जो मुस्लिम संप्रदाय है, मुस्लिम समुदाय है, उनको इसके बजाय ये सोचना चाहिए कि इस समय
क्या बेहतर है? इस समय तो बेहतर यही है कि आप घर में ही नमाज अदा करें और कम से कम ताम झाम के इस अपने त्यौहार को मनाएं, ताकि कोरोना को फैलने की कोई गुंजाइश न मिले। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाए। तो इसको धार्मिक आधार पर मुठभेड़ और टकराव की स्थिति निर्मित करने के लिए आरिफ मसूद जैसे अगर नेता करते हैं इस मौके का इस्तेमाल, तो इसे गलत माना जाएगा। उन्हें इससे बचना चाहिए, बल्कि अपने समुदाय को ये समझाना चाहिए कि ठीक है, राज्य सरकार अपने पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों से ग्रसित होकर ये कर रही है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम इसके जाल में न फंसें और अपने तरह से अपने भोपाल में जितने भी समुदाय हैं उन सब की रक्षा के लिए सख्त से सख्त ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और कुछ आंकड़े, देश में 24 घंटे में 45,720 नए मामले आए हैं, ये भी एक नया रिकॉर्ड है, और 1,129 लोगों की मौत हो गई है। देश में संक्रमितों की संख्या 12,38,000 से अधिक हो गई है, जबकि 29,861 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,52,00,000 से अधिक हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इस बुलेटिन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।